हम लोग। ये एक्सरसाइज के 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 क्वेश्चन था, बोले थे कि चारों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड आसान था। यहां पर देखो इस जगह पर सबसे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल का वैल्यू निकालेंगे। ये होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। बताओ यहाँ कैथोड के फॉर्म में कौन है? हाइड्रोजन ई नॉट H प्लस बाई H2, और एनोड के फॉर्म में कौन है? ई नॉट SN2 प्लस बाई। एज ए कन्वेंशन हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0 होता है। SN का बताओ, माइनस 0.14। NCERT में नहीं दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, लेकिन साइड बुक में देखोगे तो क्वेश्चन में दिया रहेगा और एग्जामिनेशन में भी दिया रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू याद करने का नहीं है, हाइड्रोजन का सिर्फ याद रखोगे आप। ये दिया रहेगा तो ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी वैल्यू आ गया 0.14 वोल्ट ई नॉट सेल का। अब आप नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो। अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, दो चीज पता करना है। एक तो ये देखना है कि चेंजेस कितने का हो रहा है। देखो SN कन्वर्ट किया SN2 प्लस में, कितने का चेंजेस? 2। H प्लस कन्वर्ट किया H2 में, कितने का चेंजेस? 1। इक्वल करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पावर में भी वो चेंजेज आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 2 आ गया। अब नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। ई सेल वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग ऊपर में एनोड यानी कि SN2 प्लस और नीचे में कैथोड यानी कि H प्लस का पावर 2। पावर 2 कैसे आया समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए। अब वैल्यू पुट करते हैं। ई नॉट सेल का वैल्यू कितना आ गया? 0.14 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है? 0.02, यानी इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओ सॉरी, पहले हाइड्रोजन नहीं, पहले किसका लिखना है? SN का। SN का वैल्यू देखो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और नीचे में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का क्या कर दोगे? होल स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.14, ये वैल्यू आ गया 0.14 माइनस 0.0295 लॉग। एक स्टेप और इसको नीचे कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और इसका स्क्वायर करोगे तब ये वैल्यू कितना हो गया? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस। क्लियर है? 10 का पावर देखो, ये -4 ऊपर में जाएगा तो +4, तो -2 और +4 कितना बचेगा? +2, यानी यहाँ 0.14 माइनस 0.0295 लॉग 5 को 4 से डिवाइड करोगे 1.25 इंटू 10 टू द पावर 2। अब ये पार्ट जो है वो आपको लॉग का करना है, कहीं रफ में करोगे, अगले पेज में हम कर देते हैं। लॉग 1.25 इंटू 10 टू द पावर 2, क्या बताया? 10 का पावर 2 है, इसमें 2.00, और 1.25 का मतलब लॉग टेबल में 12 के 5 में वैल्यू देखोगे तो 12 के 5 में वैल्यू 0969, 0969 डेसिमल डाल दिए, यानी वैल्यू आ गया 2.0969। यही करना था, लॉग टेबल से यही है। एग्जामिनेशन में ज़्यादातर उम्मीद है कि लॉग का वैल्यू दिया रहेगा, लॉग 1.25 या जो वैल्यू दिया रहेगा उसके, तो कैलकुलेशन वाला ये पार्ट रह जाएगा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है पूरे एग्जामिनेशन में सारे स्टूडेंट्स को एक एडिशनल पार्ट देना, यानी कि लॉग टेबल देना। और ये लॉग जिसको यूज करने आता है ये कैलकुलेटर के जैसा काम करता है, यानी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन इसकी सहायता से आसानी से किया जा सकता है। तो इस वजह से कैलकुलेटर तो आपको एग्जामिनेशन में अलाउ करेगा नहीं। अब यहाँ वैल्यू आ गया 0.14 माइनस 0.0295 इंटू ये वैल्यू कितना आया था? 2.0969, 2.0969। अब मल्टीप्लाई कर देना है।
0.0295 इंटू 2.0969, यानी ये वैल्यू कितना हो गया 0.0618, राउंडिंग ऑफ कर दो तो 0.062 कर देते हैं, यानी 0.14 माइनस 0.062, राउंडिंग ऑफ कर दो। अब इसके वैल्यू को माइनस कर दो, 0.14 माइनस 0.062 कितना आ गया 0.07, 0.078 आया था ये आंसर। तो अब जिन लोगों का गलत हुआ है वो जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। जिस जगह पर मिस्टेक हुआ है वही करो, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा। ये 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर प्लैटिनम दोनों तरफ में दिया हुआ है, प्लैटिनम सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड है। प्लैटिनम हर उस जगह पर नजर आएगा जहाँ पर केमिकल सब्सटेंस या तो लिक्विड फॉर्म में हो या फिर गैसेस फॉर्म में हो। यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रोड है ब्रोमीन, जो कि किस स्टेट में है, लिक्विड। तो आप इमेजिन करो लिक्विड का रॉड तो आप नहीं बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लैटिनम सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन ये गैसेस स्टेट में है, इसका भी रॉड आप नहीं बना सकते हैं, तो इस वजह से ये है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपको पता है, ब्रोमीन का आपको पता करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में बता सकते हो आप ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, क्वेश्चन बनाया हो तो हाँ तो पता होगा कितना है, 1 पॉइंट, यानी -1 ना, माइनस है या प्लस है, प्लस है, तो प्लस 1.09, ये ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन ही हो रहा है देखो यहाँ पर भी, क्योंकि Br2 का मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसका कितना -1, तो 0 से -1 तो डिक्रीज कर रहा है, तो Br माइनस Br2 कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, तब वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे Zn2 प्लस Zn लिखते थे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, तो यहाँ पर रिडक्शन डिक्रीज कराना है। बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले ई नॉट सेल का वैल्यू निकालना है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड के रूप में देखो किसका वैल्यू यूज हो रहा है यहाँ, कैथोड कौन है, हाइड्रोजन, तो यहाँ ई नॉट H+/H2 माइनस ई नॉट Br2/Br-, हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है 0, माइनस ब्रोमीन का 1.09, यानी वैल्यू आ गया -1.09 वोल्ट। अब ये माइनस आ गया, निगेटिव आ गया, गलती यहीं पर हो गया है। अब ये क्यों आ गया माइनस, जो थोड़ा सा सोचो, सिंपल सा बात, कैथोड के फॉर्म में उसका इस्तेमाल करते हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ गलती क्या किया है, ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल 1.09 है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा हुआ, ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन मस्ट बी प्रेजेंट एज कैथोड, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में इसको एनोड ले लिया है और हाइड्रोजन को कैथोड ले लिया है, इसलिए वैल्यू निगेटिव में आ गया है, और यही इसका गड़बड़ी है, यही इस जगह पे गड़बड़ किया ई नॉट सेल। अब दूसरा पार्ट कंसंट्रेशन को लेकर के, यहाँ पर भी गड़बड़ होता है स्टूडेंट का, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप इसका ओवरऑल और हाफ सेल रिएक्शन लिख लो तो गड़बड़ नहीं होगा। कैसे लिखेंगे, एनोड हाफ रिएक्शन, बताओ तो एनोड के फॉर्म में किसका इस्तेमाल किया गया है, ब्रोमीन का। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिखना होगा आपको, तो Br- जो सॉल्यूशन के फॉर्म में है ये कन्वर्ट कर रहा है Br2 में, यानी लिक्विड स्टेट में, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 डालोगे, इस जगह पर भी क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। कैथोड हाफ रिएक्शन, कैथोड के फॉर्म में किसका यूज किया जा रहा है, हाइड्रोजन का, तो यहाँ H+, ये कन्वर्ट करेगा H2 में, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2H+, इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड कर दो, देखो तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ये भी H+ भी एक्वस फॉर्म में है। अब यहाँ क्या बचा रह गया, 2Br- इन एक्वस फॉर्म प्लस 2H+ इन एक्वस फॉर्म, इट गिव Br2 इन लिक्विड स्टेट, यहाँ H2 किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, प्लस H2 इन गैसियस। अब जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ऊपर में प्रोडक्ट जाता है,
तो देखो ये लिक्विड और ये गैस है, तो इन दोनों की जगह पर हम लोग क्या लिखना पड़ेगा 1, और रिएक्टेंट में नीचे में आएगा तो रिएक्टेंट में इनका भी कंसंट्रेशन लेना होगा और इनका भी। ये अलग हो गया बाकी के दूसरे जो हम आपको बोले थे कि यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। यानी इस जगह पर अगर नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन, ये वैल्यू हो जाएगा ई सेल वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग, ऊपर में प्रोडक्ट यानी कि 1 और नीचे में आ गया Dr माइनस टू द पावर 2 एंड H प्लस टू द पावर। अब वैल्यू लिखते हैं, ई नॉट सेल का वैल्यू कितना आ गया -1.09 माइनस 0.059, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है 2 का, लॉग। अब यहाँ पर ब्रोमीन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, देखो यहाँ ब्रोमीन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.01 यानी 10 टू द पावर -2, और इनका 3 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस, आगे -1.09 माइनस 0.0295 लॉग 1 बाई, ये बताओ कितना हो गया 10 टू द पावर -4, यहाँ 3 का स्क्वायर है तो 9 इंटू 10 टू द पावर -4, ये 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -8, ऊपर में जाएगा तो कितना लिखेंगे +8 10 टू द पावर 8। देखो एक स्टेप और बढ़ते हैं, -1.09 माइनस 0.0295 लॉग, देखो तो 10 टू द पावर 8 को 10 इंटू 10 टू द पावर 7 लिख सकते हैं, और डिवाइड कर दे किससे 9 से, तो 10 डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो ये वैल्यू 1.1111 चलता चला जाएगा, यानी अगले स्टेप में आ जाएगा -1.09 माइनस 0.0295 लॉग 1.111 इंटू, 2 ही डिजिट 3 डिजिट भी ले सकते हो, बस इतना पर भी छोड़ सकते हो, 1.11 इंटू 10 टू द पावर 7। अब इसका लॉग में वैल्यू निकाल लेंगे, लॉग टेबल देख लेंगे, क्या निकालते हैं लॉग 1.11 इंटू 10 टू द पावर 7। क्या तरीका बताया, 10 का पावर 7 है तो आगे में 7.00, और 1.11 कहने का मतलब 11 के किस में वैल्यू देखेंगे 1 में। देखो लॉग टेबल में 11 के 1 में कितना वैल्यू है 0453, यहाँ 0.045 यानी 7.0453। अब यहाँ वैल्यू लिखते हैं -1.09 माइनस 0.0295 इंटू 7.0453। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.0295 इंटू 7.045, 0.2078 या 0.208 भी लिख सकते हैं, यानी -1.09 माइनस 0.208, ब्रैकेट हटाओगे, ये सॉरी माइनस माइनस है ये, यहाँ -1.298, ठीक है, तो ये माइनस में आया। तो ये बता रहे थे हम ये कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इवैल्यूएशन में हम भी थे उस वक्त में, दोनों टाइम में, तो इंस्ट्रक्शन था बोर्ड की तरफ से कि ये क्वेश्चन जिस किसी भी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है उसको फुल मार्क्स मिलना चाहिए, तो फुल मार्क्स मिल रहा था। क्यों? क्योंकि टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत है, और टेक्निकली क्या गलत है कि एनोड के फॉर्म में उसको यूज कर लिया है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है वो कैथोड होना चाहिए था, और जिनका कम है वो एनोड होना चाहिए था। यानी कि हाइड्रोजन को एनोड के फॉर्म में और ब्रोमीन को कैथोड के फॉर्म में लिखना चाहिए। इसको पहले नोट कर लो, फिर बात करते हैं कि अगर सही करते तो क्या किया जा सकता है। तो नोट कर लीजिए, बोलो, हो गया? तो एग्जामिनेशन में जो दिया हुआ है उसको करेंगे हम लोग, जो वैल्यू दिया हुआ है वो, ये दिया हुआ है तो इसी से बनाना है आपको।
लेकिन ये सही तब होता जब हाइड्रोजन को हम लोग एनोड के फॉर्म में और ब्रोमीन को हम लोग कैथोड के फॉर्म में लिखें, यानी उस कंडीशन में नया सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से चेंज करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिखना होता प्लैटिनम इन सॉलिड स्टेट, H2 इन गैसेस स्टेट, ये कन्वर्ट किया H+ में, कंसंट्रेशन इसका कितना था 0.03 था ना, देखो क्वेश्चन में पहले वाले में, और फिर ये कन्वर्ट करा है ब्रोमीन में, तो Br माइनस 0.01 था ना, 0.1 मोलर, और ये कन्वर्ट कर रहा है Br2 इन लिक्विड स्टेट, और यहाँ पर भी क्या आ जाता प्लैटिनम इन सॉलिड स्टेट। और अगर इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ रहता तो फिर बाकी का ये वैल्यू पॉजिटिव होता, यानी कि सही आ जाता। बताओ ये बन जाएगा आपसे, सिर्फ एनोड और कैथोड लेना है। अब यहाँ पर ये कैथोड हो गया और ये एनोड 1.09, तो आंसर वही आएगा। उसी तरीके से करोगे, इस जगह पर दो जगह पर चेंज हो जाएगा, एक यहाँ ये चेंज हो जाएगा, जो नीचे में कंसंट्रेशन है ये दोनों का कंसंट्रेशन कहाँ चला जाएगा ऊपर में, उस जगह पर चेंज हो जाएगा, और वैल्यू जहाँ निगेटिव में आया है उसकी जगह पर वो वैल्यू पॉजिटिव में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बना लोगे क्वेश्चन आप घर में एक बार। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ ए सॉल्यूशन विच pH इज 10। इस क्वेश्चन पे बनाने के पहले थोड़ा सा क्लास 11 पर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर pH हम लोग पढ़े थे। देखो वहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया रहता था, जैसे अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻³ मोलर, तो हम लोग pH निकालने के लिए कहा जाता था कि pH क्या होगा। pH का फार्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ लिखते थे हम लोग माइनस लॉग हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻³ अब यहाँ -3 है, तो आगे ले आओगे 10⁻⁻⁴, तो यहाँ वैल्यू होगा -3 log 10। याद आ रहा है ना, log 10⁻⁻x = x log 10। तो यहाँ -3 था तो -3 आ गया, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3, और log 10 का वैल्यू 1, यानी pH वैल्यू कितना हो गया 3। इसी तरीके से अगर मान लिया कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 मोलर है सपोज, तो आप pH निकालेंगे, तो pH = फिर वैसे ही नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग 10⁻⁻8, देखो तो वैल्यू -8 log 10, बोलो कितने के बराबर हो जाएगा 8। इन्हीं दो एग्जाम्पल से एक पार्ट ये भी समझ में आया कि अगर 10 का पावर -3 है तो pH 3 हो गया। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 है तो pH वैल्यू 8 हो गया। तो यहीं बताओ तो अगर हम लोग हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁹ मोलर ले लें तो बता सकते हो pH वैल्यू कितना होगा, कितना 9, -9 नहीं, क्योंकि यहाँ -8 था तो वैल्यू कितना हो गया 8, यहाँ -3 था तो वैल्यू कितना हो गया 3, तो यहाँ 10⁻⁹ है तो वैल्यू कितना हो गया 9। अब ये जब कंसेप्ट बना तो अब यहाँ हमारे लिए आसान हो गया। आसान क्या हो गया कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pH वैल्यू दिया हुआ है, कितना pH है 10। अभी हम लोग पढ़े हैं pH = रिलेशन था नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो चूंकि pH 10 है तो आप बता सकते हो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना होगा 10⁻⁻10 मोलर। देखो ना, यही तो किए यार, इस बार उल्टा चला है, यहाँ पर इस बार उल्टा चला है। यहाँ pH का वैल्यू 9 है तो हाइड्रोजन आयन कितना होगा 10⁻⁻9, यहाँ 8 है तो 10⁸। तो हम आपसे ये पूछे अगर क्वेश्चन में pH वैल्यू 10 है तो हाइड्रोजन आयन कितना हो जाएगा 10⁻⁻10। इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निकालना है, तो H+ अगर एक्वस फॉर्म में है और ये रिड्यूस करेगा H2 में, तो पहले यहाँ 2 है तो यहाँ पर ये 2 रखना पड़ेगा, और इस जगह पर आप डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अब नॉन्स्ट इक्वेशन यूज करो, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए है तो नॉन्स्ट इक्वेशन आ जाएगा यहाँ EH+ by H2 वुड बी इक्वल टू
a standard reduction potential of hydrogen minus 2.303 RT by NF log 1 by H plus to the power 2. पावर 2 क्यों? क्योंकि इसके आगे में नंबर ऑफ मोल कितना है 2. H2 की जगह पर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में है. अब वैल्यू पुट करो. इनका स्टैंडर्ड वैल्यू 0 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अभी निकाले कितना है 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर. देखो तो माइनस 0.059 बाई 2 लॉग 1 बाई 10 टू द पावर -20 हो गई. -10 का स्क्वायर करेंगे तो -20 को ऊपर में ले जाएंगे तो लॉग कितना हो गया 20 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग 10 टू द पावर 20. बोलो लॉग 10 टू द पावर 20 का वैल्यू 20 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 20. कितनी बार में कटेगा 10 टाइम्स, यानी आंसर आ गया -0.59. लॉग टेबल का भी जरूरत नहीं पड़ा, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं था. अब कैलकुलेशन तब बढ़ जाता जब यहाँ पर आप ये फार्मूला से हाइड्रोजन आयन निकालने लगते तो लॉग की बजाय एंटी लॉग यूज करना पड़ता. लेकिन जो हम लोग पहले पढ़े हैं क्लास 11th में उस वाले कंसेप्ट का अगर यूज करते हैं तो आसानी से हाइड्रोजन आयन से पीएच और पीएच से हाइड्रोजन आयन आइडेंटिफाई करें. नोट कर लीजिए. देखिए ये क्या है, इससे रिलेटेड फिर न्यूमेरिकल्स बनाना होगा. लिखो द एनर्जी available to a system, the energy available to a system which can be converted into useful work, is called Gibbs energy. Useful work, WRK, useful work is called Gibbs energy. Gibbs energy. It is related with EMF of the cell. It is related with EMF of the cell. EMF of the cell as follows. EMF of the cell as follows. चलो सुन लो थोड़ा सा. As follows माने इस तरह से नीचे में लिखवाएंगे इसका. गिब्स एनर्जी टर्म्स आया था 11th में थर्मोडायनामिक्स में. आप में से 2-3 लोग जो है वो हमको लग रहा है कि 11th में पढ़े होंगे, पुराने हैं. तो उस वक्त में एग्जाम्पल बताए थे इंथैल्पी, इंट्रॉपी और गिब्स एनर्जी का, कि जैसे किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया सैलरी मिलता है तो 10,000 रुपया उसका इंथैल्पी हो गया. आप बताओ तो उसको 10,000 रुपया सैलरी मिलता है तो उस व्यक्ति का पारिवारिक आदमी है तो 10 रुपया उसका सेविंग होगा क्या? नॉर्मल कंडीशन में, जो नॉर्मल सिचुएशन है वो नहीं होगा. 10,000 रुपया तो उसका सैलरी हो गया, वो इंथैल्पी हो गया. अब उसमें से उसका कुछ अमाउंट जो है वो हर महीने खर्च होना तय है. जैसे आपके पेरेंट्स का जो सैलरी है वो पूरा का पूरा सेविंग नहीं हो सकता है, उसमें से फिक्स है आपका ट्यूशन कितना है. आपके फैमिली मेंबर में कुछ वैसे लोग होंगे जो मेडिकेशन पे रहते होंगे, दवा का ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए आपके पेरेंट्स को ही खर्च उठाना पड़ता है. आपके स्कूल का फ़ी, ट्यूशन फ़ी, बहुत तरीके खर्चे होते हैं. उन सब को माइनस करने के बाद में अब जो बचा रह जाता है उसे वो सेविंग के रूप में खर्च कर सकते हैं, सेविंग के रूप में रख सकते हैं. या कुछ प्लान कर सकते हैं कि नहीं इस बार में मोबाइल खरीद लेते हैं, इस बार में गाड़ी खरीद लेते हैं. तो वो तभी होगा जो बाकी का खर्च निकाल करके. तो जो बचा हुआ अमाउंट रह गया वो गिब्स एनर्जी कहा जाता है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल वर्क. और जो बाकी के नेसेसरी वर्क में खर्च होता है उसको इंट्रॉपी कहते हैं. वहाँ सब 11th में था, उसको छोड़ो. गिब्स एनर्जी चेंज को डेल्टा जी से रिप्रेजेंट किया जाता है.
डेल्टा जी, और ये डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन इंटू एफ इंटू ई सेल। अब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल का वैल्यू स्टैंडर्ड ले लेते हैं तो यहाँ ये वैल्यू भी स्टैंडर्ड हो जाएगा, यानी डेल्टा जी नॉट वुड बी इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। अगर ये नॉर्मल होगा, स्टैंडर्ड होगा, तब ये स्टैंडर्ड होगा, अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो ये भी नॉर्मल होगा। अब यहाँ पर डेल्टा जी को गिब्स एनर्जी चेंज कहा जाता है, गिब्स एनर्जी चेंज, और इनका यूनिट हम लोग रखते हैं जूल पर मोल में। एफ फैराडेज कांस्टेंट है और इनका वैल्यू आप याद रखोगे, बाकी आगे हम लोग निकालेंगे। ये 96,500 कूलम होता है, और एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैलकुलेट कर रहे थे अभी नर्स्ट इक्वेशन में भी यहाँ पर, हालांकि ये फैराडेज कांस्टेंट बताए थे नर्स्ट इक्वेशन में भी 96,500 कूलम होता है। डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस उसे कहा जाता है जो पॉसिबल है, जो हो सकता है। अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी ये नहीं होगा। और अगर डेल्टा जी का वैल्यू जीरो आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम को। स्पॉन्टेनियस विच अकर इटसेल्फ, ये भी क्लास 11th में ही था। नॉन स्पॉन्टेनियस जो तभी तक होगा जब तक आप सप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर हम आपको देख रहे हैं और तभी आपका ध्यान पढ़ाई के ऊपर में है, ये प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है। कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, फिर भी अगर आप पढ़ रहे हैं अपने आप से, तो इसका मतलब आपका पढ़ाई के तरफ में जो ध्यान है वो स्पॉन्टेनियस है। और अगर जीरो है तो इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस में भी कन्वर्ट कर सकता है और नॉन स्पॉन्टेनियस में। तो जनरली जो वैल्यू आता है वो जीरो निगेटिव में आना चाहिए। नोट करो इसको। हो गया? नेक्स्ट टॉपिक लिखो, या ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बाद में एक साथ में बनाएंगे हम। ये लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। देखो इसमें equilibrium is the state or condition, equilibrium is the state or condition at which the rate of forward changes become equal to the rate of backward changes, paragraph change. In the case of electrochemical cell, the cell potential become zero, at equilibrium, चलो यहाँ देखना, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इक्विलिब्रियम। अभी हम लोग गिब्स एनर्जी पढ़े, अब ये भी 11th क्लास का इक्विलिब्रियम चैप्टर वहां पर का था। एक जनरल सेल रिएक्शन को देखें हम लोग, तो सेल रिएक्शन में अगर ए है इन सॉलिड स्टेट, ए एन प्लस इन एक्वस फॉर्म, सी एन प्लस इन एक्वस फॉर्म और सी इन सॉलिड स्टेट, ये एक सेल रिएक्शन है जिसमें ए काम कर रहा है एनोड के फॉर्म में और सी काम कर रहा है कैथोड के फॉर्म।
हम लोग जो पढ़ चुके हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। इनका अगर एनोड हाफ रिएक्शन लिखे, ये लिखा जाएगा ए इन सॉलिड स्टेट, ये कन्वर्ट करेगा ए एन प्लस इन एक्वस फॉर्म और प्लस एन इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर इसका कैथोड हाफ रिएक्शन लिखे तो कैथोड हाफ रिएक्शन में सी एन प्लस इन एक्वस फॉर्म, इट विल टेक एन इलेक्ट्रॉन एंड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सी इन सॉलिड स्टेट। इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो तो यहाँ एन इलेक्ट्रॉन और एन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आ गया, यहाँ आ गया ए इन सॉलिड स्टेट प्लस सी एन प्लस इन एक्वस फॉर्म, इट गिव ए एन प्लस इन एक्वस फॉर्म प्लस सी इन सॉलिड स्टेट। अगर क्लास 11th का इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ होगा तो अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो ऊपर में प्रोडक्ट और नीचे में रिएक्टेंट को रखा जाता है। तो एट इक्विलिब्रियम दो पार्ट हो गया, एक तो अभी लिखवा है कि ई सेल का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 ऊपर में स्टेटमेंट में, दूसरा केसी का वैल्यू लिखेंगे तो ऊपर में प्रोडक्ट, तो देखो तो प्रोडक्ट में ए एन प्लस है और यहाँ सी किस स्टेट में है, सॉलिड में, तो यहाँ पर ये सिर्फ सॉलिड को हटा देंगे, यानी यहाँ कंसंट्रेशन सिर्फ किसका लिखा जाएगा, ए का, यानी इस जगह पर आ गया ए एन प्लस और नीचे में आ गया सी, ये किसके जगह पर आ गया, के सी के जगह। अब इन दो पार्ट को हम लोगों को नर्स्ट इक्वेशन में यूज करना है। अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, देखो तो क्या पढ़े थे हम लोग, ई सेल इज इक्वल टू a standard electrode potential of cell minus 2.303 RT, उल्टा लिख दे रहे हैं, 2.303 RT by NF log, ऊपर में केसी अभी नहीं डाला जाएगा, केसी तो जब कंडीशन हम लोग डालेंगे इक्विलिब्रियम तब, ये नर्स्ट इक्वेशन था। अब हम लोग अप्लाई करते हैं एट इक्विलिब्रियम, इसमें कंडीशन डाल देते हैं, तो देखो इक्विलिब्रियम में क्या क्या चेंज हो जाएगा, जहां ई सेल है उसकी जगह पर 0, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग, अब इसकी जगह पर क्या वैल्यू आ जाएगा, KC। देखो ये 0 है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी और क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल would be equal to 2.303 RT by NF log KC। अगर RT और F का वैल्यू पुट करेंगे बताओ तो 0.059 by N log KC, ये वैल्यू आ जाएगा ई नॉट सेल की जगह पर, यहाँ पर ये डिराइवेशन। तो आज सिर्फ हम लोग जो है वो डिराइवेशन किए हैं, एक और डिराइवेशन आएगा, फिर ये क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, देख रहे हो यहाँ ये स्टैंडर्ड, फिर ये, तो अगले क्लास में ये पूरा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ये जितना पार्ट दिया हुआ है वो उसी से रिलेटेड है, फिर ये नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो आप इसको ये कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।